नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल ऑनलाइन मित्र पर। और जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि L0 जो बायोमेट्रिक डिवाइस है, अब वो 30 सितंबर 2024 के बाद में जो है वो काम करना बंद कर देंगे। और इसकी जानकारी जो मैं आपको अपने पिछले वीडियो में दे चुका हूँ। हालाँकि जो लोग नए दर्शक हैं हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं, उनमें फिर से एक बार बता देता हूँ कि अब इसमें कोई भी जो है एक्सटेंशन नहीं मिलने वाला है। इसका एक जो प्रमुख कारण वो ये है कि इसके पहले ही UIDAI ने आपको काफ़ी समय दे चुका है इस बारे में। और जो टेलीकॉम कंपनियाँ या फिर कोई जो दूसरी कंपनियाँ थी जिनके पोर्टल जो पूरी तरह से अपडेटेड नहीं थे इन डिवाइसेस को लेकर, अब वो लोग भी पूरी तरह से अपडेट हो चुके हैं। इसके अलावा वोडाफोन आइडिया, एयरटेल और जियो, इन्होंने भी अपने सभी रिटेलर्स को जो SMS के माध्यम से इसकी जानकारी देनी शुरू कर दी है कि अब आप लोग L0 बायोमेट्रिक डिवाइस का इस्तेमाल सिम कार्ड की eKYC या फिर re-KYC के लिए जो इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। इसके लिए आपको नए यंत्र का इस्तेमाल करना होगा जो कि है L1 बायोमेट्रिक डिवाइस। तो आप सभी लोगों को पता चल चुका है, इसीलिए जिन लोगों ने भी अभी तक L1 डिवाइस नहीं खरीदा है उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारे डिस्क्रिप्शन में अमेजन और फ्लिपकार्ट की जो है लिंक दी गई है, आप वहां से खरीद लीजिए। और दूसरी बात, जहां पर आपको जो है रिटर्न की पॉलिसी मिलती है आप वहीं से डिवाइस आप परचेज कीजिए। यानी कि अगर किसी कारणवश अगर इसकी डेट एक्सटेंड होती है किसी कारणवश, या फिर आपको डिवाइस में किसी तरह की कोई समस्या हो, तो आप उसे 10 दिन या फिर 7 दिन के अंदर जो है वो रिटर्न कर सकते हैं। ये इनकी रिटर्न पॉलिसी होती है। तो आप रिटर्न पॉलिसी को प्रॉपर देखकर ही आप डिवाइस परचेस करें। और आप अगर अभी परचेस करेंगे तो जहां पर आपको 10 दिन की डिलीवरी होगी तो आपको एक एक अगस्त तक मतलब 1 अक्टूबर तक जो है डिवाइस आपको मिल जाएगा। इसलिए आपसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने अभी तक डिवाइस परचेस नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में मैंने इसकी जो है लिंक दे दी है, आप वहां से अपना जो डिवाइस है वो परचेस कर सकते हैं, वो भी रिटर्न पॉलिसी देखकर। बगैर रिटर्न पॉलिसी देखे आप लोग डिवाइस परचेस ना करें। अब जो लोग भी हमारे जो है थंबनेल को देखकर यहाँ पर आए हैं कि कहीं आपके साथ भी इस तरह का कुछ हुआ है या नहीं, तो ये क्या हुआ है वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि आए दिन जो है नए नए तरीके के जो फ्रॉड सभी लोगों के साथ होते रहते हैं। और इसी फ्रॉड में जो है अब हम इसे क्या कहेंगे, साइबर फ्रॉड हम लोग कहते हैं। लेकिन समस्या ये है कि पहले ये जो फ्रॉड है वो लोग मतलब नॉर्मल लोगों के साथ हुआ करते थे। जैसे आप लोग, हम लोग, यानी कि आप जितने भी लोग जो सेविंग अकाउंट या फिर करंट अकाउंट या फिर क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करते हैं, उन लोगों के साथ आए दिन हम लोग ये खबरें सुना करते थे या फिर न्यूज़पेपर में कि हमारे साथ जो है वो 50,000 का फ्रॉड हो गया, 1 लाख का फ्रॉड हो गया, 10,000 का फ्रॉड हो गया, OTP के माध्यम से किसी ने हमसे पैसा निकाला, या फिर किसी ने हमें कोई ऐसी लिंक भेज दी व्हाट्सएप पर या फिर SMS में जिसके ऊपर क्लिक करने के बाद हमारा जो मोबाइल फ़ोन है या फिर हमारा कंप्यूटर जो हैक हो गया और हमारा जो पैसा है वो हमारे बैंक से काट ले गया। और ऐसे ही जो काफ़ी जो मतलब खबरें हमें स्पाइस मनी, पे नियरबाय या अन्य कई कंपनियों में से खबरें हमें जो सुनने को मिली थी कि इन कंपनियों से भी हमारे साथ में जो फ्रॉड हो चुका है। हालाँकि मैं किसी कंपनी को इसमें दोष नहीं दूँगा, क्योंकि रिटेलर का भी उसमें उतना ही योगदान है, क्योंकि वो अनावश्यक मतलब कि थर्ड पार्टी से वो क्या करते हैं, एप्लीकेशन को डाउनलोड करते हैं। या फिर आजकल एक नया जो है वो मतलब फ्रॉड करने का तरीका निकला कि आपके व्हाट्सएप के जो ग्रुप होते हैं, मतलब स्पाइस मनी का ग्रुप हो गया, एयरटेल पेमेंट बैंक, यानी जो भी आप सेवा संचालन का काम करते हैं उसमें किसी अननोन पर्सन द्वारा एक APK का जो है लिंक आपको दे दिया जाता है कि आप, और वहाँ पर नीचे लिख दिया जाता है उस ग्रुप से संबंधित कि ये हमारा एप्लीकेशन नया आया है, आप इसे डाउनलोड करके अपना काम शुरू करें। और जैसे ही आप लोग उस एप्लीकेशन को जो है वो डाउनलोड कर लेते हैं तो आपका जो मोबाइल फ़ोन है वो पूरी तरह से हैक हो जाता है। और हैक होने के बाद आप जो भी पोर्टल या फिर जो भी आप काम कर रहे हो उसके अंदर ऑटोमेटिक उसका जो एक क्लोन बन जाता है। यानी कि अगर आपने किसी पोर्टल को लॉगिन करने के लिए अगर आपने कोई पासवर्ड टाइप किया है तो वो जो पासवर्ड है उस साइबर अपराधी के पास पहुंच जाता है और वो उसके माध्यम से आपका पैसा बिना आपकी जानकारी के रात के वक्त, खासकर दोस्तों ये जो फ्रॉड होते हैं वो रात में होते हैं, लगभग 1 बजे से लेकर तो सुबह के 5 बजे के बीच में आपका जो पैसा है वो अचानक से गायब हो जाता है। और जब आप लोग सुबह उठते हैं तो आपको पता चलता है कि आपके साथ फ्रॉड हो गया, तो इतनी सुबह आप शिकायत करने जाएंगे भी तो कहाँ जाएंगे। इसीलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों को ऐसा किसी भी तरह का कोई लिंक या फिर एप्लीकेशन जो आपके व्हाट्सएप ग्रुप में आपको दिखाई देता है, या फिर किसी भी थर्ड पार्टी जगह से, यानी कि आप किसी अन्य वेबसाइट पर जाकर भी कोई भी एप्लीकेशन को जो है वो डाउनलोड ना करें जिस बारे में आपको पूरी तरह से जानकारी ना हो। अगर आप लोग ऐसा करते हैं तो आपके साथ भी ये फ्रॉड हो सकता है। अब जो मेन जो फ्रॉड जो मैं आपको भी बताने वाला हूँ वो हमारे किसी नज़दीकी रिटेलर के साथ अभी हुआ है हाल ही में। और इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाने के लिए मैं मजबूर हुआ, क्योंकि आपने कई बार ये सूचना सुनी होगी कि किसी न किसी कंपनी ने जो है किसी मतलब कंपनी किस मतलब रिटेलर के साथ ये फ्रॉड हुआ है। कोई कहता है कि मेरे साथ 1 लाख का फ्रॉड हुआ, कोई कहता है 50,000 का, तो कोई मतलब ये फ्रॉड चलते रहते हैं। लेकिन अब ये जो फ्रॉड हुआ ये काफ़ी अलग किस्म का है। यानी कि
आप ही की तरह वो एक सीएसपी सेवा संचालक है मेरी तरह, वहाँ पर एक कस्टमर आता है कि सर आपके जो है फ़ोनपे पर आप लोग मुझे बाहर से जो है 20,000 रुपये मंगवाने, मेरा जो अकाउंट है उसकी लिमिट ख़त्म हो गई, तो आप अपने फ़ोनपे नंबर दीजिए और आप वहाँ पर मुझे 20,000 रुपये का अमाउंट आपके अकाउंट में आप मंगा लीजिए और उसके बाद आप जो आपका कमीशन है वो काट के मुझे आप कैश दे दीजिए। तो वो जो रिटेलर है अपना मोबाइल नंबर दे देता है और कस्टमर जैसे उसके पास पैसा आता है वो कस्टमर को पैसे दे देता है और कस्टमर वहाँ से चला जाता है। लेकिन अब जो असली कहानी वो अब शुरू होती है, यानी कि 2 दिन के बाद में उस रिटेलर को जो फ़ोन आता है, जो व्यक्ति उसे 20,000 रुपये उसके अकाउंट में डालता है, वो उसे फ़ोन करता है कि भैया मैंने आपको सब्ज़ी के लिए जो आपको पैसे डाले थे, अभी तक आपकी सब्ज़ी की गाड़ी मेरे पास आई नहीं है। ध्यान रखिए दोस्तों, ये जो पैसा है वो थर्ड पर्सन ने इसके अकाउंट में बुलाया था, यानी कि रिटेलर के अकाउंट में, बैंक अकाउंट में फ़ोनपे के माध्यम से बुलाया था और वो पैसा डाला था किसी थर्ड पर्सन ने। तो उस थर्ड पर्सन ने उसे 2 दिन के बाद में फ़ोन किया कि मैंने आपको जो है वो फ्रूट की गाड़ी के लिए पैसा डाला था, लेकिन अभी तक के फ्रूट की गाड़ी मेरे पास आई नहीं। तो या तो आप मुझे फ्रूट दे दीजिए या फिर आप मेरा पैसा मुझे वापस भेजिए। उस रिटेलर ने कहा कि भैया वो पैसा मैंने नहीं, वो किसी और ने मंगाया था। वो सुनने को ही तैयार नहीं दोस्तों। उसने कहा कि अगर आपने मेरा पैसा मुझे अपने वापस नहीं किया तो मैं आपकी जो है पुलिस कंप्लेंट करूँगा और आपको साइबर फ्रॉड में भी मैं आपकी एक साइबर सेल में भी मैं आपकी एक कंप्लेंट करूँगा। अब इसके बाद क्या हुआ दोस्तों वो मुझे नहीं जानकारी है, क्योंकि ये फ्रॉड अभी 2 दिन पहले हुआ, तो आगे अब उस पर क्या वो लोग कार्रवाई करते हैं। उसने उसे लाख बताया कि मैं सीसीटीवी फुटेज देता हूँ, ये देता हूँ, वो देता हूँ, लेकिन अगले ने कहा कि मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता, मैंने पैसा आपके अकाउंट में डाला है तो आप ही मुझे पैसा वापस दीजिए, नहीं तो फिर आप आगे की कार्रवाई के लिए आप तैयार रहिए। तो इस तरह का जो फ्रॉड है वो आपके साथ भी हो सकता है। इसीलिए मैंने आप सभी लोगों को अपने पिछले वीडियो में भी इस बारे में जानकारी दी कि आप किसी भी रिटेलर का मतलब आप किसी भी कस्टमर का अगर कोई काम करते हैं, चाहे वो एईपीएस का हो, तो आप इस मामले में एक रजिस्टर मेंटेन ज़रूर कीजिए। खासकर अगर आप यूपीआई से अगर पैसा ले रहे हो भी अपने अकाउंट में, तो इसमें आपको क्या करना है, कस्टमर का नाम, मोबाइल नंबर, उसका आधार कार्ड, उसका एड्रेस तक आप इसमें रजिस्टर में एंट्री कर सकते हैं और उसका एक एक्टिव मोबाइल नंबर भी ज़रूर लिखिए और उसका एड्रेस भी लिखिए। क्योंकि अगर ऐसा कोई फ्रॉड आपके साथ होता है और इसके बाद ये पूरी एंट्री करने के बाद उस कस्टमर का आप सिग्नेचर भी लीजिए और हो सके तो आप किसी भी थर्ड पार्टी पर्सन से आप पैसा अपने अकाउंट में मत बुलाइए। सबसे खास बात, अगर उसे इतनी ही ज़रूरत है तो आप उससे एक काम कीजिए, आप एयरटेल पेमेंट बैंक, फिनो पेमेंट बैंक, एनएसडीएल पेमेंट बैंक, ये या फिर पोस्ट पेमेंट बैंक, जो भी आपको आईडी मिलती हो आप उसकी आईडी ले लीजिए और उससे कहिए कि आप इसमें अपना अकाउंट खुलवा दीजिए। 100-150 रुपये जो भी उनका अकाउंट ओपनिंग का चार्जेस है वो आप उससे ले लीजिए, आप इसमें पैसा बुलाइए और अब इसमें से मैं आपको निकाल के दे दूंगा, वो भी थंब के माध्यम से। आप उससे ये कहिए कस्टमर से, न कि आप डायरेक्टली थर्ड पर्सन से पैसा अपने अकाउंट में लीजिए। खासकर बड़े अमाउंट तो बिल्कुल भी मत लीजिए, छोटा मोटा अमाउंट होता है 100-200, 500 रुपये या ज़्यादा से ज़्यादा 1000 रुपये, तो आप लोग ले लीजिए, ताकि अगर ऐसी कोई स्थिति आपके सामने भी आए तो आप इस दौरान सतर्क रहें और इतना पैसा भर भी सकते हैं। लेकिन अगर किसी रिटेलर के साथ 10,000, 5,000, 20,000, 50,000 का अगर फ्रॉड होता है तो वो इतना पैसा भरने में असक्षम होता है और अगर आप ये पैसा भरते हैं तो हो सकता है कि इसके बाद आप ये बिज़नेस करने के काबिल ही नहीं बचे, क्योंकि आपके पास पैसा बचेगा ही नहीं। इसमें जो आपका कमीशन है काफ़ी कम होता है और आप किसी पर मतलब दयावान बनकर आप दया करके उसका पैसा मंगा भी लेते हैं। तो ऐसी कंडीशन में ये फ्रॉड आपके साथ होना ही है, क्योंकि आजकल कौन सा कस्टमर किस तरह का आएगा ये हम बोल नहीं सकते। ये बहुत ज़रूरी जानकारी है। आपको अगर वीडियो पसंद आया तो आप वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। इसके अलावा मेरे इस बात पर विशेष ध्यान दीजिए कि अगर आप लोग एईपीएस का काम कर रहे हैं या फिर किसी का पैसा ले रहे फ़ोनपे या यूपीआई के माध्यम से, तो ज़्यादातर आप एक ही काम करिए, अगर कस्टमर आपको हैंड टू हैंड पैसा उसी के मोबाइल से डाल रहा है तो आप एक्सेप्ट कीजिए और रजिस्टर में उसकी एंट्री ज़रूर कीजिए और उसके सिग्नेचर कीजिए, ताकि अगर ऐसी कोई स्थिति आपके सामने निर्माण होती है तो उस दौरान आपके पास एक पक्का प्रूफ होता है कि आपने इस कस्टमर को पैसा दिया है और ये इसके सिग्नेचर है और ये डेट और ये टाइम है। चलिए, अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया और जानकारी अच्छी लग रही है तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। हमारा लाइक का टारगेट 10 है और आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मैं उम्मीद करूँगा कि 5 से 10 लोग तो ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।